नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमको सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स फॉर बेसिक प्रैक्टिस 2 जो मैंने पहले क्वेश्चंस दिए थे आपको, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा इन क्वेश्चंस को। वैसे इसके बाद हमको अगला टॉपिक लेना है, लेकिन टॉपिक लेने से पहले इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं और फिर नए यानी कि प्रॉब्लम फॉर बेसिक प्रैक्टिस 3 आपको सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, at what separation should two equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals weight of a 50 kg person? दो चार्जेस है 1 coulomb each और इनको कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए पूछा है, डिस्टेंस पूछा है ताकि उनके बीच का फोर्स और 50 kg पर्सन का ट्रू वेट ये इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ट्रू वेट ऑफ अ 50 kg पर्सन पहले लिख लेते हैं। ट्रू वेट ऑफ अ 50 kg पर्सन इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 50, मास 50 किलोग्राम दिया हुआ है, इंटू जी को अपन 9.8 भी लिख सकते हैं, 10 लिख लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, तो 500 न्यूटन। ओके, ऐसा यूनिट में ये वैल्यू आ गई फोर्स की, मतलब वेट की। तो जितना ट्रू वेट है पर्सन का उतना ही फोर्स दो 1 कूलम के चार्जेस के बीच लगना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो 1 कूलम के चार्जेस हैं और उनके बीच में जो फोर्स है ये 1 कूलम का चार्ज है, ये एक और 1 कूलम का चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे को जिस फोर्स से रिपेल करेंगे उस फोर्स की वैल्यू जो है वो 500 न्यूटन होनी चाहिए। और अब हमको इनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन आर फाइंड करना है, ये आर हमको फाइंड करना है। तो हम फोर्स लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फाइंड करना है। फोर्स की वैल्यू 500 न्यूटन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह 9 इंटू 10⁹ डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं SI सिस्टम में। चार्जेस 1 कूलम है, दोनों चार्ज 1 कूलम है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो सिंप्लीफाई करके यहां से R की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, R स्क्वायर इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय 500। तो यहां से दो जीरोस कट जाएंगे तो 10⁻7 बचेगा। तो R स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू, यहां पे लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻6। ये दो जीरोस कट गए तो 10⁻7 बचा, उसमें से एक 10 मैंने 10/2 को 10/5 को 2 लिख दिया और इनटू दिस, है ना। तो इसलिए R की वैल्यू मुझे मिलेगी, इसका अंडर रूट लेना है तो 9 का अंडर रूट होगा 3, 2 का अंडर रूट होगा √2 इंटू 10⁻3। √2 1.4 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.2 1.4 है, तो 14 3 42, तो 4.2, तो ये वैल्यू हो गई 4.2 इंटू 10⁻3 मीटर, और ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 4.2 इंटू 10⁻3 मीटर का डिस्टेंस इन दो चार्जेस के बीच रखना पड़ेगा ताकि ये 500 न्यूटन का फोर्स लगा सके, और उतना ही फोर्स एक 50 kg के पर्सन का ट्रू वेट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है 3 इक्वल चार्जेस, 3 चार्जेस दिए हुए हैं हमें को। 3 इक्वल चार्जेस 2 इंटू 10⁻6 कूलम ईच, 2 इंटू 10⁻6 कूलम हर चार्ज है। क्यू क्यू क्यू, तीनों चार्ज इक्वल है। आर हेल्ड फिक्स्ड, मतलब इनको रोक के रखा गया है, फिक्स करके रखा गया है एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर साइड है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है
वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज बाय रेस्ट ऑफ द टू। बाकी दो चार्जेस किसी एक चार्ज पर, तो अपन सी पर चार्ज देते हैं, चार्ज सी चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड कर देते हैं। लेट अस फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q at C। ओके, तो C पर हमको नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चेक करें, जो A है उस पर जो Q चार्ज है वो C वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये रिपल्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। राइट, तो इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई होगा। तो एक फोर्स ये लग रहा है, F रिपल्शन का फोर्स F1 बोल देता हूं या FA बोल देता हूं। जो A पार्टिकल ने लगाया उसको FA बोल देता हूं, और जो B पार्टिकल ने फोर्स लगाया उस फोर्स को मैं FC बोल देता हूं। तो एक और फोर्स लग रहा है, जो B पार्टिकल अप्लाई कर रहा है वो फोर्स है, ये फोर्स इस प्रकार का लग रहा है। तो ये फोर्स एक और लग रहा है B पार्टिकल ने लगाया हुआ, ये फोर्स FB बोल देता हूं। और ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, यानी ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। राइट, तो ये जो दोनों फोर्सेस है, इन फोर्सेस की पहले न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सी पर बी जो लगाएगा और सी पर ए जो लगाएगा वो इक्वल वैल्यू के फोर्स होंगे, क्योंकि इधर भी सेम क्यू चार्ज, इधर भी सेम क्यू चार्ज, यहां पे भी सेम क्यू, और डिस्टेंस भी इक्वल है, तो इसलिए फोर्सेस की वैल्यूज दोनों में सेम होगी। तो इसलिए एफ ए की वैल्यू या एफ बी की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। राइट, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल है, और वो होगी के इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस आर का स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू चार्ज की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर। तो 0.05 का स्क्वायर 0.05 इंटू 0.05, तो यहां से 2 जीरो ऊपर जाएंगे, यहां से भी 2 जीरो, तो 4 जीरो ऊपर चले गए, तो 9 और 4 13 ऊपर हो गए, और ये -12, 13 -12 -13 -12, यानी एक 10 बचा केवल। राइट, तो यहां 9 बचा, यहां इंटू 2 बचा, यहां पर एक और 2 बचा, और एक 10 बचा, और नीचे 2 बार 5 बचे। ओके, तो इस प्रकार से हमको मिलता है 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 9 8 जा 72 अपॉन 5। ये फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, एक फोर्स की। राइट, एफ बी बोलो या एफ ए बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये एक फोर्स की होगी। अब हमको इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट चाहिए तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, क्योंकि दो फोर्स एक ही चार्ज पर एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालने हमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के हिसाब से हमको लाइंस बनानी है पैरेलल, तो लाइंस बनानी है पैरेलल, तो इस प्रकार से लाइंस बन जाएंगी। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ होगी, ठीक है।
और इस लाइन के पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ होगी, राइट। तो फिर जो रिजल्टेंट होगा वो इस प्रकार से बनेगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम के रूप में ये रिजल्टेंट होगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, से दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स है, राइट। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, दिस रिजल्टेंट फोर्स इज एफ, और इस एफ फोर्स की वैल्यू हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के अंडर रूट से निकाल सकते हैं। ये तो मैंने डायग्रामेटिकली आपको निकाल के समझाया कि इस प्रकार से बन सकता है, बाकी हम इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू निकाल सकते हैं इस प्रकार। तो न्यूमेरिकली वैल्यू हमको मिलेगी नेट फोर्स की, F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ ए इंटू एफ बी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह cos 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने से अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल है 72/5, तो 72/5 का स्क्वायर प्लस 72/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 72/5 इंटू 72/5 इंटू cos 60 1/2 होता है, तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 72/5 का स्क्वायर कॉमन निकाल के अंडर रूट के बाहर ले लो, तो अंदर √3 बचेगा। सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्टेंट। तो फाइनल रिजल्टेंट आंसर होगा 72√3/5 न्यूटन, राइट। तो इस प्रकार से हमको नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये नेट फोर्स है और यही हमारा आंसर है। ये फोर्स लग रहा है इस क्यू चार्ज पर बचे हुए 2 चार्जेस की वजह से, ठीक है। सिंपल एस्पेक्ट है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 identical metal spheres carry charges +q and -2q respectively. When the spheres are separated by very large distance small r, the force between them is F. तो हमारे पास में 2 स्फीयर्स है, आइडेंटिकल स्फीयर्स है 2, ओके। तो हमारे पास एक स्फीयर ये वाला है, ठीक है, और एक स्फीयर ये वाला है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स, और दोनों स्फीयर्स पे आइडेंटिकल चार्जेस नहीं, +q और -2q चार्जेस। एक पर +2q चार्ज है, यहां पे +q चार्ज है, और इस पे -2q चार्ज है। एक पे +q और एक पे -2q चार्ज है। तो इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, इस स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है, राइट। तो अभी इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, देन द फोर्स बिटवीन देम इज F। तो इस फोर्स को हम F लिख सकते हैं। तो ये फोर्स हम निकाल लेते हैं। इनके बीच का सेपरेशन जो है वो R है, तो ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है और ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू F है। तो ये F फोर्स जो है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, F फोर्स, जब इनके बीच का सेपरेशन हमने R रखा हुआ है। तो इनके बीच की जो दूरी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो है स्मॉल r। तो इसलिए फोर्स F को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K इंटू Q इंटू 2Q। ऑफकोर्स एक प्लस एक माइनस है, लेकिन मैं सिर्फ फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r का स्क्वायर, ओके। तो ये प्लस और माइनस साइन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं। तो ये फोर्स की वैल्यू हो गई। अब ये क्या बोलता है, नाउ द स्पीयर्स आर अलाउड टू टच। इनको टच कर दिया, इन स्पीयर्स को आपस में टच कर दिया। तो स्पीयर्स को हम आपस में टच कर देते हैं। स्पीयर्स आर अलाउड टू टच,
इनको आपस में टच कर देते हैं, राइट। अब अगर इनको टच कर देंगे तो क्या होगा कि इस पर क्यू चार्ज है, इस पर -2 क्यू चार्ज है, तो इनको टच करने से जो टोटल चार्ज है वो अब हो जाएगा +q प्लस -2q, राइट, इज इक्वल टू -q। ठीक बात है। और ये -q चार्ज आधा आधा दोनों पर स्प्रेड आउट हो जाएगा, राइट। तो जब हम इनको सेपरेट कर देंगे तो इनको सेपरेट करने पर जो अब हमने इनको सेपरेट कर दिया तो सेपरेट करने पर इस पर भी चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और इस पर भी चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। इस पर आ जाएगा -q/2 चार्ज और इस पर भी आ जाएगा -q/2 चार्ज, राइट। और इनको फिर से उतने ही डिस्टेंस r पे सेपरेट कर दिया जा रहा है ना। तो नाउ द स्पीयर्स आर अलाउड टू टच, इनको टच कर दिया। टच करने से जो टोटल चार्ज है q प्लस -2q मतलब -q, ये टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली, क्योंकि स्पीयर्स आइडेंटिकल एक जैसे हैं तो सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों। तो आधा चार्ज इसको मिल जाएगा, आधा चार्ज इसको मिल जाएगा, तो -q/2 इधर, -q/2 इधर, एंड देन दे आर मूव्ड बैक टू सेम सेपरेशन। अब इनको सेम सेपरेशन पे लाके खड़ा कर दिया। अब इनके बीच में रिपल्शन फोर्स पैदा हो जाएगा, इसको मैं F' लिखता हूं। अब इनके बीच में रिपल्शन, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज हो गए, तो अब इन पर रिपल्शन फोर्स जो है उसकी वैल्यू F' मैं लिख रहा हूं, F' इज इक्वल टू, तो K इंटू एक पर चार्ज q/2, दूसरे पर भी q/2 अपॉन डिस्टेंस सेम r का स्क्वायर, राइट। अगर मुझे कंपेयर करना है इन दोनों को तो मैं सिंपली इनको आपस में डिवाइड कर देता हूं। तो इनको अगर मैं आपस में डिवाइड कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि r² से r², k से k कट जाएगा, q दोनों कट जाएंगे, राइट। तो यहां बचता है f अपॉन F' और यहां बचता है ऊपर तो 2 और ये जो 1/2 है ये अपॉन के अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो × 2 ऊपर चला गया, तो यहां 8 हो गया। तो F' की वैल्यू हमें मिल गई F/8 और यही हमारा आंसर है, यही हमको चाहिए था। दिस इज आंसर। कि कितना फोर्स अब बचा पहले के कंपैरिजन में, तो वो फोर्स अब हो गया F/8 और वो रिपल्शन का हो गया। पहले अट्रैक्शन का था, अब वो रिपल्शन का फोर्स हो गया। सिंपल थॉट, क्लियर है क्वेश्चन। बढ़ सकते हैं आगे, अगला सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 identical particles each of mass m and charge q are placed certain distance apart. If they are in equilibrium under mutual gravitational and electric force, then find the order of q/m in SI units. तो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है। दो पार्टिकल्स है, दोनों का मास भी सेम है और दोनों का चार्ज भी सेम है। मास m, चार्ज +q, चार्ज +q, राइट। तो एक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से रिपल्शन का होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्शन का फोर्स होगा, और एक फोर्स ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्शन का होगा। तो हर एक पर ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा एक दूसरे की वजह से, और हर एक पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब ये दोनों फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं तो Fe और Fg को इक्वल कर दो। तो अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू F ग्रेविटेशन, राइट। तो हमको q/m का ऑर्डर ऐसा यूनिट्स में फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 9 × 10⁹ इंटू एक का चार्ज है q, दूसरे का चार्ज है q और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी डिस्टेंस तो है r का स्क्वायर, है ना। मैंने डिस्टेंस r ले लिया, दोनों के बीच में r दूरी मान लेता हूं, राइट, r डिस्टेंस है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा
कैपिटल G, ओके, राइट, इनटू मास m1 इंटू मास m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक बात है, राइट। तो कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 SI यूनिट्स में, वो वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 SI यूनिट्स इंटू मास m इंटू मास m, दूसरा मास, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r का स्क्वायर। तो r तो कट जाएगा, यहां q स्क्वायर बचेगा, यहां m स्क्वायर बचेगा। तो इधर q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और इधर इसको इधर रहने दो, 6.67 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -11 अपॉन 10 टू द पावर 9। तो अब ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू पावर -20 बचेगा। तो इसलिए Q बाय M अंडर रूट ले लिया, तो यहां पे अंडर रूट ऑफ 6.67 अपॉन 9 हो जाएगा, और यहां 10 टू द पावर -20 का अंडर रूट होगा तो 10 टू पावर -10। तो Q अपॉन M का रेशो हमको चाहिए था, Q बाय M का रेशो, तो वो उसका रेशो का ऑर्डर चाहिए था। तो ऑर्डर जो है वो 10 टू द पावर -10 कहलाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं ऑर्डर। ऑर्डर मतलब 10 की पावर क्या आती है उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ Q बाय M इज 10 टू द पावर -10। SI यूनिट्स में जो Q बाय M का रेशियो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का जो ऑर्डर है। तो ऑर्डर में हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट नहीं करते, केवल 10 की पावर्स को काउंट करते। तो 10 की पावर जो है वो -10 हो जाएगी, ये 10 टू पावर -20 हो जाएगा, और मैं अंडर रूट लूंगा तो 10 टू पावर -10 बचेगा, राइट। सो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है, और हमें ऑर्डर ही चाहिए था Q बाय M का। सो सिंपल, बढ़ सकते हैं आगे, ओके। तो अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस प्रकार का है। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्पीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। दो इंसुलेटिंग स्मॉल स्पीयर्स है, उनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया, रब करने से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलकर दूसरे वाले में अटैच होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिस पर इसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दोनों पे चार्जेस की न्यूमेरिकल वैल्यू तो इक्वल होगी, क्योंकि अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स एक स्पीयर से दूसरे स्पीयर पे गए, मुझे नहीं पता कितने गए, लेकिन मान लो दो गए, तो दो इलेक्ट्रॉन्स गए, तो एक स्पीयर पे दो इलेक्ट्रॉन रिसीव होने से -2e चार्ज आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन से एक स्पीयर से दो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसलिए +2e चार्ज हो जाएगा। तो एक पे पॉजिटिव 2e चार्ज होगा, एक पे -2e चार्ज होगा, मतलब आइडेंटिकल चार्जेस होंगे। जो भी चार्जेस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, बस उनका नेचर डिफरेंट होगा, साइन अपोजिट होगा, एक में प्लस और एक में माइनस। ओके, ठीक बात है। If they attract each other with a force this, how many electrons were transferred in the rubbing process? तो हमको सबसे पहले निकाल लेना है कि इनमें फोर्स F है, जो कि मैं लिख सकता हूं K इंटू एक का चार्ज Q, दूसरे का भी चार्ज Q, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन मैं साइन नहीं लिख रहा हूं, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 0.2 न्यूटन, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.01 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब Q को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं, तो Q की वैल्यू निकल आएगी, Q इज इक्वल टू, तो 0.2 इंटू 0.01 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू पावर 9 का अंडर रूट, ये Q की वैल्यू हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये तो डायरेक्टली बाहर निकल आएगा, और यहां से एक 10, तो 10 टू पावर 10 नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा ऊपर √2 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू पावर 10 है, तो 10 टू पावर 5। ठीक है, तो इस प्रकार से Q की वैल्यू हमें मिल गई।
कि इतनी वैल्यू क्यू की इसके ऊपर आने वाली है, हर स्पीयर के ऊपर इतना चार्ज वैल्यू आने वाला है, ये चार्ज वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, राइट। तो अब हमको निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रबिंग प्रोसेस में ट्रांसफर हुए। तो अगर ये चार्ज को मैं Q को N इंटू ई लिख दूं, जबकि E 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड की वैल्यू आ गई। इस Q को मैं N इंटू ई के बराबर लिख देता हूं, तो यहां से N की वैल्यू निकल आएगी। ठीक बात है, तो यहां से N की वैल्यू इस प्रकार निकलेगी, देयरफॉर N इज इक्वल टू, तो रूट टू और ये 1/100 है, 1/100 तो नीचे 10⁻7 हो गया, तो इसलिए इंटू 10⁻⁻7 हो गया और अपॉन 3 हो गया, है ना। और डिवाइडेड बाय ई, इसको डिवाइड करना है ई से, ई मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये 10⁻⁻19 ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा 1.4, रूट टू 1.4 होता है अप्रोक्सीमेटली, नीचे 3 इंटू 1.6 और 10⁻⁻19 ऊपर चला गया, तो 19 में से 7 गए, तो 10⁻12 बचे, राइट। इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। सिंपल थॉट है, राइट। कैलकुलेशन है बाकी तो यहां से डेसिमल हट जाएगा, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, तो 7/3 इंटू 8 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। कोई खास बात नहीं है, ठीक है। बाकी तो सिंपली कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, है ना। तो दिस इज आंसर, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। सिंपल थॉट, बढ़ सकते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है इस सवाल। अब है क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी। हर सिचुएशन में बी पोजीशन पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो पहली सिचुएशन में यहां डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, वो लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूं। तो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां डिस्टेंस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ऐसे यहां पे भी 10 सेंटीमीटर है और यहां पे भी 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, राइट। तो इस प्रकार से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बी वाला जो पोजीशन है उस पर हमको नेट फोर्स चाहिए। तो अब देख सकते हैं आप कि बी पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, सी पर भी नेगेटिव है, तो सी बी पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा। इस डायरेक्शन में एक फोर्स एफ सी लिख देता हूं जो सी ने बी पर लगाया, ठीक है। इसी प्रकार से ए पॉजिटिव चार्ज है, बी नेगेटिव चार्ज है, तो ए अट्रैक्शन लगाएगा बी पर, तो ये अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन का इस पर लगेगा, इसको मैं एफ ए लिख देता हूं, ओके। और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हमको निकालना है, तो पैरेललोग्राम लॉ से इस प्रकार से डायगोनल के रूप में रिजल्टेंट मिलेगा, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा बी पर, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो इसलिए इधर वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सिंपल थॉट, पहले अपन एफ ए और एफ सी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ए की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी रिपल्शन फोर्स 9 इंटू 10⁻9 इंटू एक चार्ज है 100 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6, दूसरा भी है 100 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। तो ये हो गया 2 0 ऊपर चले गए, तो 2 2 4 2 6 और 6 और 9 15, 15 में से 12 गए तो 10⁻3 बचे, तो 9000 न्यूटन का फोर्स एफ ए की वैल्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। अब एफ सी निकाल लेते हैं, तो एफ सी चेक करें, एफ सी की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 100 माइक्रोकूलम, ये भी दोनों 100 माइक्रोकूलम, बस ये रिपल्शन का फोर्स होगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही रहेगी दोनों की, अपॉन डिस्टेंस 0.1 मीटर का स्क्वायर, ओके। तो आंसर सेम ही आने वाला है,
क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है सारी, तो इसलिए आंसर है 9000 न्यूटन। 9000 न्यूटन का फोर्स ये भी है। अब इन दोनों फोर्सेस का नेट सम वेक्टर एडिशन से करेंगे। अब ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे से 120 डिग्री पर, ये एंगल 120 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 120 डिग्री का हो गया, तो 120 डिग्री पर ये दोनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इनका रिजल्टेंट फोर्स मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। इनका रिजल्टेंट फोर्स लिखने का तरीका मेरे पास इस प्रकार से होगा। 120 डिग्री पर दो वेक्टर्स मुझे ऐड करने हैं, राइट। तो रिजल्टेंट फोर्स होगा अंडर रूट ऑफ एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए इंटू एफ सी इंटू कॉस 120 डिग्री, राइट। ठीक बात है। इज इक्वल टू, एक फोर्स है 9000, दूसरा फोर्स भी है 9000, 2 इंटू 9000 इंटू 9000, और कॉस 120 होता है -1/2 का अंडर रूट। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां मिलेगा 9000 का स्क्वायर प्लस 9000 का स्क्वायर माइनस 9000 का स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। यानी आंसर मिलेगा 9000 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि जब दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पर एक्ट होते हैं, दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उन्हीं दो फोर्सेस की इक्वल हो जाता है मैग्नीट्यूड में। तो यही हमारा आंसर है। और इस सिचुएशन में 9000 न्यूटन का नेट फोर्स उस पर लग रहा है, जो चार्ज है बी पोजीशन पे, उस पर लग रहा है। अब सेकंड वाली सिचुएशन ले लेते हैं। ये सेकंड सिचुएशन सॉल्व करना है। इसमें भी बी पोजीशन पे जो चार्ज है उस पर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहां पे डिस्टेंसेस मैं लिख देता हूं, दिए हुए नहीं, यहां पर ये जो डिस्टेंसेस है उसको मैं लिख लेता हूं। तो ये डिस्टेंसेस यहां पर है 5L डिस्टेंस, यहां पर है 3L डिस्टेंस, और ये है 4L डिस्टेंस, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 4 5, राइट, ठीक है। तो बी पोजीशन पे दो फोर्स लगने वाले। बी पोजीशन पर एक फोर्स जो लगेगा 16Q, ये चार्ज इस -Q को अट्रैक्ट करेगा, राइट। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो ये अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन का होगा। ये फोर्स मैं लिख रहा हूं FC, ठीक है। और दूसरा फोर्स A लगाएगा, और A भी पॉजिटिव है और B निगेटिव है, तो अट्रैक्शन ही होगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन का होगा, ये होगा FA। तो ये दो फोर्स होंगे FA और FC, जो एक दूसरे से राइट एंगल्स 90 डिग्री एंगल के ऊपर है, राइट एंगल्स के ऊपर है। इनका भी रिजल्टेंट निकालना है, तो सेम पैरेललोग्राम मेथड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और अब हम इनको लिख लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो FA की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं मैं पहले। तो ये होगी K इंटू, एक चार्ज है 9Q, दूसरा चार्ज है Q। एक ऑफकोर्स नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, लेकिन मैं साइन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं, अपॉन डिस्टेंस 3L का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 9 और 9 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई A फोर्स की, FA फोर्स की। अब FC फोर्स लिख लेता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू में K। इसमें एक चार्ज है 16Q, एक चार्ज है -Q, माइनस साइन पुट नहीं कर रहा हूं, अपॉन डिस्टेंस है 4L का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 16 से 16 कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। दोनों फोर्स आइडेंटिकल है, लेकिन एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो इनका रिजल्टेंट F उसी फॉर्मूले से निकलेगा, अंडर रूट FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू FA इंटू FC इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 0 होता है, इसलिए ये वाली टर्म गायब हो जाएगी 0। तो इसलिए F बचेगा। ये दोनों फोर्स तो आइडेंटिकल है, वैल्यू इक्वल है, तो K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का अंडर रूट। यानी ये अंडर रूट में से बाहर निकल आएगा कॉमन, और स्क्वायर हट जाएगा, तो K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर इंटू √2 बचेगा। तो ये आंसर हो जाएगा √2 टाइम्स K
क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये हो गया आंसर। सिंपल थॉट है, एकदम आसान। ठीक है, तो दोनों पोजीशंस पे, दोनों बी पोजीशन पे जो चार्जेस थे दोनों सेट में, उसमें हमको नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 7। अ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स one proton and one electron. It may be assumed that the electron revolves in a circle of radius 0.53 angstrom, 1 angstrom at 10 to power minus 10, ये to the power है 10 to the power minus 10 meter, with proton at center. The hydrogen atom is said to be in ground state. In this case, find speed of electron in ground state of hydrogen atom. तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमें सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। ठीक है, तो जो पार्टिकल सर्कल पे चलता है उसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। तो जब भी फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, वेलोसिटी के सेम लाइन पर या अपोजिट डायरेक्शन पे हो, वो फोर्स वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड में चेंज लाता है। अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल है तो स्पीड बढ़ती है, अगर फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट है तो स्पीड कम होती है। और ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर है, एवरी मोमेंट परपेंडिकुलर है, वो केवल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में चेंज लाता है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं लाता। राइट, और ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स नाम भी देते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल सर्कल पे चलता रहता है, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो सेम इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर होगा, सेम सीन बनेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सिचुएशन में हाइड्रोजन एटम में। तो ये हाइड्रोजन एटम का सर्कल मान लेता हूं मैं, सेंटर में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है जिसमें वेलोसिटी है कुछ v, और इस पर फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। इस अट्रैक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर होने की, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने की वजह से ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम r के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको Fe फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख देना है। ठीक है, यहां पर Fe सिंगल फोर्स है, दूसरा कोई फोर्स नहीं है, देयर इज ओनली वन फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन चेंज करेगा, आप ही बताओ। तो फोर्स तो होना चाहिए, वो भी अनबैलेंस्ड। एवरी सर्कुलर मोशन इज अनबैलेंस्ड मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में है वो लगातार सर्कल पे चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। और वो चेंज कर कौन रहा है, ऑफ कोर्स फोर्स कर रहा है। तो ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकली mv²/r के इक्वल होती है। ओके, तो इसकी वैल्यू mv² बाय रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखने का तरीका तो हमें आता है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 9 × 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो रेडियस ऑफ सर्कल 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। राइट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसको किसके इक्वल लिखना है, इसको लिखना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो निकालनी है स्पीड, तो v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस r, मतलब डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, और वो है 0.53 × 10⁻⁻10। बाकी तो कैलकुलेशन है, तो मैं कैलकुलेशन इस प्रकार करता हूं, 9.1 को अप्रोक्सीमेटली 9 से कैंसिल कर देता हूं, ये डिस्टेंस में से एक बार कैंसिल हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, राइट, तो 10⁻⁻31 इधर चला जाएगा,
और v स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी v स्क्वायर बराबर 10⁻9 इंटू 10⁻38, 19 और 19 है 2 बार, और 1.6 इंटू 1.6 भी 2 बार है ना, डिवाइडेड बाय एक बार 0.53 बचेगा इंटू 10⁻10, और इधर से आएगा 10⁻31। ठीक है, तो ये -31 ऊपर चला गया, तो -31 यहाँ से +31 बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा -7। अब -7 में ये +10 ऊपर चला गया, तो 10⁻3 बचा, तो यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻3 बचा यहाँ पर, और 10⁻9 तो 10⁻12 बचा, तो 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 0.53 इंटू 10⁻12, ये कैलकुलेशन बचा। ठीक बात है, राइट है ना। ये 10⁻31 है, जो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻7 बचेगा, ये 10⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻3 बचेगा, और 10⁻9 तो 10⁻12। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये अंडर रूट इस प्रकार से हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू होगा 1.6 अपॉन अंडर रूट 0.53 इंटू 10⁻6। बाकी तो कैलकुलेशन है, स्पीड की वैल्यू इससे आ जाएगी, राइट, मीटर पर सेकंड। ऑफ कोर्स काफी हैवी स्पीड है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफी हैवी होती है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन करके हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है v इंटू 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किसी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कल पे प्रोटॉन के आसपास, तो उसमें स्पीड अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। ओके, अब बढ़ सकते हैं आगे, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,